स्टीफन केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेईई और आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारा 12th लेक्चर, जहां पे हम पढ़ेंगे कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर ये सीएफटी का मेरिट है। सीएफटी ने हमें बताया है कि कलर होते हैं और कलर शो करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम पढ़ेंगे सीएफटी का सेकेंड लेक्चर, जिसको मैं कहूंगा सब लेक्चर, जहां पे हम डील करेंगे कलर्स के बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ठीक है, तो देखो ये जो कलर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, ये तीन चीजों पे डिपेंड होते हैं। सबसे पहली होती है डीडी ट्रांजिशंस के ऊपर, और इसको हम कहते हैं डीडी ट्रांजिशंस थ्योरी के बेसिस पर हम बताएंगे। दूसरी चीज है चार्ज ट्रांसफर के बेसिस पर, चार्ज ट्रांसफर थ्योरी के बेसिस पर, और तीसरी चीज है पोलराइजेशन थ्योरी के बेसिस पर। पोलराइजेशन थ्योरी के बेसिस पर बताएंगे कि कलर किसी चीज के क्यों होते हैं, किसके बेसिस पर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कलर होते क्या है, या कंपाउंड कलर शो क्यों करता है तो किस तरह से करता है, कौन से कलर शो करता है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक मेटल लिया, उसके साथ कुछ लिगेंड्स लिए, एन नंबर ऑफ प्लस और माइनस नेगेटिव चार्ज। इसमें एक प्रकार का लाइट एब्जॉर्ब होता है, जिसको मैं कहता हूं एच न्यू। एनर्जी पास की मैंने, लाइट पास किया, और इस लाइट में से, एच न्यू लाइट में से कुछ लाइट ये एब्जॉर्ब करता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है, और फिर ये जो एब्जॉर्ब लाइट करता है उसके बाद कुछ लाइट ट्रांसमिट करता है, और जब वो लाइट ट्रांसमिट करता है उसके बेसिस पर हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब जो कलर वो एब्जॉर्ब करता है वो कलर वो शो नहीं करता, उसके अपोजिशन वाला कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करता है। अब हम डील करेंगे कि एब्जॉर्ब कलर क्या होता है, जो एब्जॉर्ब करता है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर होती किस बेसिस पे। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा विपजॉर। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, विपजॉर, JYOR। इसका मतलब है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, मुझे इस इंडियम का काम नहीं है, मुझे इस इंडियम का काम नहीं है, तो मैं सिर्फ विपजॉर लिखता हूं। देखो, इसको समझने के लिए या याद रखने के लिए सबसे इजी तरीका है, V लिखो, B लिखो, G लिखो। V का मतलब है वॉयलेट, B का मतलब है ब्लू, G का मतलब है ग्रीन, फिर इसके नीचे लिखूंगा मैं Y, इसके नीचे वाले ही OR। ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये रेड है। अब देखो जो वॉयलेट है, अगर वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब हो रहा है किसी मेटल लिगैंड के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वो येलो ट्रांसमिट करेगा। क्यों? क्योंकि वॉयलेट का येलो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अब देखो मैंने ब्लू लिया, उसके साथ नीचे ऑरेंज लिया। जब कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा तो वो ऑरेंज कलर इमिट करेगा, और अगर मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया तो वो रेड करेगा, या रेड एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन करेगा। मतलब यहाँ पे अगर येलो एब्जॉर्ब हुआ तो वॉयलेट इमिट करेगा, वॉयलेट एब्जॉर्ब हुआ तो येलो इमिट करेगा। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये इमिट करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये इमिट करेगा, और इसी चीज को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करना चाहूं तो देखो मैंने कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में भी है, एक पूरा चार्ट दिया है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं उसका चार्ट भी दे दूंगा आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिया था वो है कि कोबाल्ट लिया, कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया की मॉलिक्यूल लिए, NH3 टेकन 5 Cl+2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब उनका मानना था कि ये एक प्रकार का H न्यू एब्सॉर्ब कर रहा था। H न्यू जो ये एब्सॉर्ब करेगा, ये करेगा विजिबल रीजन में। अब विजिबल रीजन क्या होता है, ये जो हम H न्यू कहते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, H न्यू जो होता है ये होता है लैम्बडा, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, और एक प्रकार का वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ये जो मैं कोबाल्ट NH3 टेकन 5 टाइम्स Cl की बात कर रहा हूं, यहां पे एक लैम्बडा एब्जॉर्ब करेगा, और वो कितना करेगा, देखो 535 नैनोमीटर में हम इसको लिखते हैं। 535 नैनोमीटर इस कॉम्प्लेक्स में एक
एब्सॉर्ब किया एच न्यू, या इसको मैं कह सकता हूं लैम्बडा वेवलेंथ, और इसी केस में जो कलर एब्सॉर्ब किया था, देखो 535 में जो कलर उसने एब्सॉर्ब किया वो था येलो। अब मुझे पता है येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर वॉयलेट है, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो है। जब मुझे इस कॉम्प्लेक्स का कलर दिखा था तो वो दिखा था मुझे वॉयलेट। ठीक, मतलब 535 नैनोमीटर में जो मैं येलो कलर एब्सॉर्ब कर रहा था, इमिट कर रहा था मैं वॉयलेट। देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, और ये जो मैंने येलो लिखा है ये कोबाल्ट NH3 टेकन 5 टाइम्स Cl+2 है। ये हमें येलो से व्हाइट कलर मतलब वॉयलेट मतलब येलो कलर ये एब्सॉर्ब कर रहा है, ले रहा है और इमिट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर वॉयलेट दे रहा है। ठीक है, तो अब ये कितने पे कौन सा कलर करता है ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने यहाँ पे विबजार लिया, ठीक है, इसको रफ करता हूं, विबजार लिया। अब यही मैं बता रहा हूं कि Vi को मुझे नहीं लेना, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। यहां पे जो विजिबल रीजन मेरी शो होगी, विजिबल रीजन वो शो होती है 400 टू 750 नैनोमीटर तक। मतलब जो भी विजिबल रीजन में आएंगे वो सारे के सारे 400 टू 750 नैनोमीटर तक रीजन शो करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात बहुत मजे की है, जो मेरा वॉयलेट है, वॉयलेट कलर ये 400 टू 430 तक कलर शो करता है। ठीक है, जो मेरा आयोडीन आप में इसको लेने वाला, सॉरी इंडिगो में मेरा ब्लू आएगा, वो आएगा 430 से लेकर आएगा ये नियरली 490 तक। ठीक है, फिर यहां पे ग्रीन आएगा मेरा 490 से लेकर 530 तक, और फिर येलो आएगा 530 से लेकर 560 तक, ऑरेंज आएगा 560 से लेकर 600 तक, और ये रेड आएगा मेरा 600 से लेकर 750 नैनोमीटर तक। ये सारी वैल्यूज नैनोमीटर में है। ठीक है, देखो अब अगर मैं बात करूं कि कोई कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर एब्सॉर्ब कर रहा है, तो वो 430 टू 490 नैनोमीटर के बीच में एब्सॉर्प्शन शो करेगा, और हम कहेंगे कि ये ब्लू कलर इस रेंज के विजिबल रीजन के लाइट को एब्सॉर्ब करने के वजह से आया है। और मैंने बताया था कि अगर मैं ब्लू की बात करूं तो VBG और येलो, ऑरेंज, रेड, अगर कोई ब्लू कलर एब्सॉर्ब करता है तो वो ऑरेंज कलर शो करेगा। तो इसमें ट्रांसमिटेड कोई कलर जो आएगा, ट्रांसमिटेंस कलर जो होगा, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, वो ऑरेंज होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी जरूरी है। अब हम बात करेंगे DD ट्रांजिशन, जो हमारा पहला फिनोमेना है, उसके बाद चार्ज ट्रांसफर, सेकेंड एंड देन पोलराइजेशन, और उसके बाद मैं इसी लेक्चर में VVT के जो डीमेरिट्स है उन डीमेरिट्स को लेके चलूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज कि DD ट्रांजिशन हमें क्या बताना है। अब DD ट्रांजिशन होता किस में होगा, देखो D और D ऑर्बिटल्स में। हमने देखा था कि D ऑर्बिटल CFT में हम 5 ले रहे थे, और उन 5 ऑर्बिटल्स की डीजेनरेट 5 ऑर्बिटल्स की जिनकी एनर्जी एक टाइम पे सेम थी, उन ऑर्बिटल्स को हम ज्योमेट्री के बेसिस पर देख रहे थे कि वो स्प्लिटिंग कर रही है, और कुछ टाइप की अगर उसने एनर्जी एब्सॉर्ब की तो होगा क्या, एनर्जी कौन सी करेगा, विजिबल रीजन में से करेगा, 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच में करेगा। तो ये तो हमने देखा है कि ये जो ऑर्बिटल्स है ये स्प्लिट किस वजह से होते हैं, एवरेज एनर्जी पे चले जाते हैं। एवरेज एनर्जी पे चले जाने के बाद Eg और T2G में स्प्लिट हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की, तो देखो यहाँ पे मैंने D1 सिस्टम लिया है, D1 सिस्टम लिया जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको हम Eg कहते हैं, इसको हम T2G कहते हैं ऑक्टाहाइड्रल में। इसी केस में अगर मैं टेट्राहाइड्रल की बात करूं तो यहाँ पे 3 आएंगे ऑर्बिटल्स, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स आएंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर यहीं पे D1 के टेट्राहाइड्रल की बात करूं तो ठीक, और इसको हम यहाँ पे T2 कहते हैं और E कहते हैं। Eg, G, Jered हम नहीं लगाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखो
जो मेरा T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, अब मैंने क्या किया, इस पे एक एनर्जी अप्लाई की और इसको मैंने कहा HNU। ये जो HNU होगा, ये एनर्जी जो होगी ये 400 to 750 के बीच में होनी चाहिए, ये हमको पता है। क्यों पता है? क्योंकि ये विजिबल रेंज में होगी, विजिबल रेंज में होगी। देखो होगा क्या, जब भी ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करेगा तो ये हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। होगा क्या, कुछ इस तरह से। देखो अब इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया। बात इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जब भी T2G से इलेक्ट्रॉन EG में जाता है या EG में से इलेक्ट्रॉन T2G में जाता है तो ये भी D है, इसमें dxy dyz dxz 3 d ऑर्बिटल्स है, इसमें dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर 2 d ऑर्बिटल्स है। तो यहां से d ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ d ऑर्बिटल्स में, और इसी को हम कहते हैं dd ट्रांजिशंस। dd ट्रांजिशन होता क्यों है? देखो होता क्यों है, सबसे पहली बात हमने पढ़ी है कि स्प्लिटिंग होती है अकॉर्डिंग टू CFT, स्प्लिटिंग होती है अकॉर्डिंग टू CFT। और दूसरी बात, इस चीज को रिस्पॉन्सिबल होने के लिए, इस चीज को रिस्पॉन्सिबल होने के लिए जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ही ऐसा होगा। एनर्जी इन द सेंस, एनर्जी इन द सेंस मैं यहाँ पे लाइट की बात कर रहा हूं, HNU जो हम लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट तो एकदम सिंपल सा था। अब एनर्जी की अगर बात आ ही है तो देखो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो लैम्बडा डिक्रीज होता है। ये ऐसा होता क्यों है? हमारे पास एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू HNU। H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा। तो हम इसको लिखते हैं E इज इक्वल टू H इंटू C डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो देखो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्बडा डिक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, एनर्जी डिक्रीज करेगी तो लैम्बडा इंक्रीज करेगा। ये हमारे पास रिलेशन है एनर्जी का और वेवलेंथ का। ये है वेवलेंथ, ये है वेवलेंथ, ठीक है। ये इजी चीज है। देखो मतलब जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से T2G एज कंपेयर टू EG लोअर इन एनर्जी होता है, क्योंकि हम देखते हैं एनर्जी इस तरह से इंक्रीज करती है। यहां से यहां अगर आप चले जाओगे तो T2G लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल पे चला गया। क्यों चला गया? क्यों? हमने एनर्जी प्रोवाइड की विजिबल रीजन की, और विजिबल रीजन कितना होता है? 400 to 750 नैनोमीटर। अब यहाँ पे बात क्या आती है, ऐसा करेगा कौन? डी ट्रांजिशंस, ये कंसेप्ट क्या है? डी ट्रांजिशंस है, डी ट्रांजिशंस थ्योरी। डी ट्रांजिशंस थ्योरी हमने अभी पढ़ी थी हेडिंग में। मैंने बताया कि तीन चीजों के बेसिस पर ये डिपेंड करता है। तो ये है डी ट्रांजिशंस। देखो ये डी ट्रांजिशन, अब बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं डी ट्रांजिशंस के बारे में बता रहा हूं तो देखो डी से इलेक्ट्रॉन डी में चला जा रहा है, पर ये करेगा कौन? ये ट्रांजिशन शो करेगा कौन? देखो शोज D1 करेगा, D2 करेगा, D9 तक सारे करेंगे जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं, D1 करेगा, D2 करेगा, D3 करेगा, D4 करेगा, D5 करेगा, D6 करेगा, D7 करेगा, D8 करेगा, D9 करेगा, पर जब D10 आएगा तो नहीं करेगा, ठीक है। और करेगा कौन नहीं? D10 नहीं करेगा और D0 नहीं करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन होना तो चाहिए। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए सबसे पहले, तो D0 वाले नहीं करेंगे और D10 वाले भी नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे D0 की चार्ज ट्रांसफर में, चार्ज ट्रांसफर थ्योरी में। पर देखो इससे पहले अब मेरे पास एक चीज आ गई कि डी ट्रांजिशन शोज करता कौन है? D1 से लेकर D9 तक जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आपके पास आएंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस आपको डी ट्रांजिशन से शो करेंगे, और जिस ट्रांजिशन के वजह से, उन ट्रांजिशन के वजह से आपको कलर शो होंगे, और कलर होने वाला शो कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होगा, ठीक है। जो एब्जॉर्ब करेगा उसके अपोजिट में होगा, मैंने अभी बताया, ठीक है। अब करेगा कौन नहीं? मेरा D0 नहीं करेगा और D10 नहीं करेगा। D10 में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग से, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, या करने के लिए खाली जगह भी चाहिए ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में जगह कंप्लीटली फील्ड है।
और D0 में इलेक्ट्रॉन्स जो मुझे एक्साइट करने के लिए चाहिए वो इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो D0 एंड D10 डज नॉट शो D3 ट्रांजिशन, डज नॉट शो D3 ट्रांजिशन, ठीक है, डज नॉट शो D3 ट्रांजिशंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बात आती है चार्ज ट्रांसफर की। तो चार्ज ट्रांसफर में क्या होता है, जो D0 यहां पे नहीं करते वो सारे के सारे एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके चार्ज ट्रांसफर थ्योरी में हमें ट्रांजिशंस शो करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहां पे डी ट्रांजिशंस थ्योरी के वजह से मुझे पता चला कि ट्रांजिशंस होते हैं T2GeG या T2 में, जहां से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, और उन ट्रांजिशन की वजह से कलर प्रॉपर्टीज शो होती है। यहां तक बात आपको समझनी। एक चीज तो मुझे समझ में आई कि अभी D0 वाले नहीं करेंगे, अगर मैं यहीं पे बात करूं और बाकी करेंगे, तो इस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे एक लिया स्कैंडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D14S2, स्कैंडियम लिया जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D14S2, मतलब इसमें डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये शो करेगा, ठीक है। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बात की मैंने +3 स्कैंडियम की, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले स्कैंडियम की, तो यहाँ पे आपको डी में इलेक्ट्रॉन 0 मिलेगा। 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब डी ट्रांजिशन नहीं होंगे, और इसका रिजल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स मेरा कलरलेस होगा। कॉम्प्लेक्स मेरा क्या होगा, कलरलेस होगा। अब बात करते हैं, देखो यहीं पे अगर मुझे और एग्जांपल लेने हैं तो किस तरह से बताऊंगा मैं, स्कैंडियम +3 जो मेरा आया उसी तरह से टिटेनियम +4 भी आएगा। फिर कॉपर प्लस लिया मैंने, ठीक है। कॉपर प्लस में देखो आपको कॉपर मिलता है 3D10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 का इलेक्ट्रॉन चला गया 3D10 है, कंप्लीटली फील्ड है तो ये भी नहीं करेगा। और यहाँ पे जिंक +2 लिया 3D10 4s2, ये भी नहीं करेगा। मतलब ये सारे के सारे कंपाउंड्स, ये सारे के सारे कलरलेस है, कोई भी किसी भी तरह का कलर कोई भी शो नहीं करेगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे क्या लिगैंड का नेचर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल इसका दिया है, क्या लिगैंड का नेचर डिफाइन करता है कि कौन सा कलर इंटेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो हाँ करता है। और उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल लिया है। देखो एक एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल में वैसा का वैसा ही लूंगा, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स इथाइलिन डायअमाइन जो दोनों न्यूट्रल से न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल को हमें देखना है डी ट्रांजिशन में ही लिगैंड का रोल क्या होता है, या एब्जॉर्प्शन ऑफ लिगैंड वेवलेंथ पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो देखो इसी को मैं कहूंगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, ये इंपॉर्टेंट है, वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा। देखो ये सारी चीजें बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगती है पढ़ने के बाद, समझने के लिए इजी है अगर आप इस तरह से समझाओगे तो, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जिस तरह से मेरी लिगैंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी उस तरह से मेरा वेवलेंथ कम होता जाएगा। एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिया है वही एग्जांपल में लेके चलता हूं। एग्जांपल दिया है उन्होंने निकेल का, और उसके साथ लिए है 6 वाटर मॉलिक्यूल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्वियस स्टेट में है, हाँ। और इसका कलर बताया है उन्होंने कि ग्रीन इन कलर है, देखो इंपॉर्टेंट है, ग्रीन इन कलर है, और उसके साथ इथाइलिन डायअमाइन दिया है। अब इथाइलिन डायअमाइन H2O को रिप्लेस करेगा। इथाइलिन डायअमाइन बाइडेटेड लिगैंड है, एक इथाइलिन डायअमाइन दो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा। ये मैंने लिगैंड्स में पढ़ा है लेक्चर नंबर 22 या 23 में। देखो ये EN इन 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा तो क्या होगा, निकेल EN H2O। अब दो तो वाटर मॉलिक्यूल चले गए, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इस चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे +2 का +2 आएगा, पर अगर 2 कम हो गए तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब पहले जो कलर मेरा ग्रीन था,
अब इथाइलिन डाइअमाइन के जो मैंने एक मॉलिक्यूल डाला, इसकी वजह से मेरा कलर चेंज हुआ पेल ब्लू में। फिर मैंने क्या किया, और मैंने यहां पे और एक इथाइलिन डाइअमाइन डाला। फिर मुझे निकेल इथाइलिन डाइअमाइन के 2 मॉलिक्यूल मिले, फिर से 2 H2O रिमूव हो गए, तो H2O टेकन ट्वाइस प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पे मुझे ब्लू या ब्लू पर्पल जिसे हम कहते हैं उस तरह का कलर मिला। और देखो यहां पे फिर मैंने इथाइलिन डाइअमाइन डाला और यहां पे कंप्लीटली H2O बाहर निकल गए थे। निकेल इथाइलिन डाइअमाइन टेकन थ्राइस प्लस 2, इसका जो कलर था वो था कंप्लीटली वॉयलेट इन नेचर। ठीक, यहाँ पे भी आपको प्लस 2 H2O मिलेंगे, यहाँ पे आपको प्लस 2 H2O मिलेंगे, प्लस 2 H2O। मैंने एक चेन फॉर्म में लिखा है, सेपरेट सेपरेट रिएक्शंस होती है, ठीक है, चेन फॉर्म में नहीं होता, समझने के लिए मैंने लिखा है। पहले मुझे मिल रहा था ग्रीन, उसके बाद मुझे मिला पेल ब्लू, उसके बाद मिला ब्लू पर्पल और उसके बाद मिला वॉयलेट। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड मेरी जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से मेरा वेवलेंथ घट रहा है, ठीक है। और सेम कंसेप्ट इस केस में होता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IMP, ठीक है। तो ये बात हो गई अब तक की DD ट्रांजिशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर थ्योरी के बारे में। चार्ज ट्रांसफर थ्योरी हमें D0 जो भी आयंस कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स में यहां पे कह सकता हूं D0 स्टेट शो करता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 शो करता है, उस हर एक के लिए चार्ज ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबल होता है कलर फॉर्मेशन के लिए, कलर्स के लिए। तो यहाँ पे जो मेरी नेक्स्ट थ्योरी है, सेकंड थ्योरी जिसे मैं कहता हूं, पहली थी DD, सेकंड थ्योरी है चार्ज ट्रांसफर थ्योरी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखो चार्ज ट्रांसफर थ्योरी में मैं बात करूंगा D0 के सारे कंपाउंड्स, आयंस कहूं या इसको कंपाउंड्स कहूं या कॉम्प्लेक्स कहूं, एक ही बात है, नहीं। तो यहां पे मुझे देखना है चार्ज ट्रांसफर थ्योरी में D0 मुझे स्टेट होनी चाहिए किसी भी मेटल या सेंट्रल मेटल एटम की, आयन की, और उस केस में आयंस और कंपाउंड जो होते हैं ये कुछ तरह का टेम्पररी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो करता है। देखो मैं यहाँ पे बात करूं मेटल की या लिगैंड की, लिगैंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में है। अब ये लिगैंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर कहूंगा मैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेम्पररी होता है, परमानेंट ट्रांसफर नहीं होता, टेम्पररी ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और उस टेम्पररी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे DD टेम्पररी ट्रांजिशन फॉर्मेशन होता है, या DD ट्रांजिशन यहां मैं लिख सकता हूं। DD ट्रांजिशन कैसे होते हैं, पर टेम्पररी होते हैं। DD ट्रांजिशन फॉर्मेशन होता है, हाँ होता है, DD ट्रांजिशन ही होता है, पर टेम्पररी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लिगैंड टू मेटल। ये लिगैंड है, लिगैंड टू मेटल से लिगैंड के पास से जितने जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके वजह से DD ट्रांजिशन शो होने वाले हैं। और ये जो रियल या परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। देखो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं MnO4 माइनस का, मैंगनीज टेट्रा ऑक्साइड है ये, MnO4 माइनस। अगर इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7 आएगी। मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है 3d5 4s2, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें 5 + 2 7 ही इलेक्ट्रॉन है और 7 के 7 पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंगनीज अब इस केस में D0 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट शो करता है, ठीक है। पर यहां पे ये दिखा गया कि मैंगनीज टेट्राऑक्साइड O- ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक प्रकार का कलर भी शो करता है। और कलर करता कौन सा है, देखो पर्पल कलर शो करता है। पर्पल कलर अगर ये शो करता है इसका मतलब ये कुछ तरह का विजिबल रेंज शो करेगा। और अगर ये एब्जॉर्प्शन शो करेगा तो देखो एब्जॉर्प्शन अगर शो कर रहा है तो कुछ ना कुछ ट्रांजिशन की गड़बड़ी इसमें होनी चाहिए। हाँ होती है, टेम्पररी ट्रांजिशन की वजह से ऐसा होता है और ये D0 स्टेट में आना जरूरी है, तभी ये चार्ज ट्रांसफर कहलाएगा।
हाँ D0 है। अब यहां पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, CrO4 2 माइनस, क्रोमियम लिया, x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। इस केस में भी सेम वैसा ही होगा। क्रोमियम अगर आप देखोगे तो क्रोमियम D5S2 होता है, सॉरी D4S2 होता है। D4S2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्रोमियम यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाकर D0 कैसा शो करेगा। तो ये भी चार्ज ट्रांसफर के वजह से कलर शो करता है, और जो कलर शो करता है ये होता है येलो इन कलर। ठीक है, अब मैं यहीं पे बात करता हूं Cr2O7 की, Cr2O7 की, जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है। दो एग्जांपल, एक इसके बाद दो ही एग्जांपल लेके मैं इसको खत्म करने वाला हूं। Cr2O7 लिया मैंने और उस पर चार्ज है -2। ठीक है, जब इसको आप देखोगे तो ये येलो कलर शो करता है। क्या करता है, क्यों करता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 2x इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू -2, ठीक है, x इज इक्वल टू +7, सॉरी +6। ये क्यों आया, देखो 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12, ये 2x है। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के वजह से क्रोमियम की अगर आप बात करोगे तो ये यहाँ पे मैंने अभी बताया D4S2 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकल गए, तभी ये क्रोमियम +6 में आया है। इसका मतलब अब ये D0 में है, किसी भी तरह का DD ट्रांजिशन ये शो करने के लिए कैपेबल है नहीं, तो करेगा कौन सा, चार्ज ट्रांसफर थ्योरी करेगा। और यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, वेनेडियम O4 3 माइनस, ये रेड कलर शो करता है, इसका भी सेम कंसेप्ट वैसा ही होगा। तो देखो चार्ज ट्रांसफर थ्योरी में D0 इंपॉर्टेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जाते हैं वो लिगैंड से किए जाते हैं। लिगैंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, और एक टेम्पररी DD ट्रांजिशन शो किए जाते हैं। DD ट्रांजिशन शो होते हैं, पर किस तरह से होते हैं, टेम्पररी होते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई चार्ज ट्रांसफर थ्योरी की। अब जो मेरी नेक्स्ट थ्योरी है वो है पोलराइजेशन थ्योरी, इसके बाद मैं देखूंगा पोलराइजेशन थ्योरी है वो पोलराइजेशन थ्योरी। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं स्मॉल कैटायन की, जैसे Ag+, ठीक है, और लार्ज एनायन की, लार्ज एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज खुद पर रखने वाला। Ag+ मैंने स्मॉल एनायन लिया, स्मॉल कैटायन लिया, और यहाँ पे लार्ज एनायन में ले रहा हूं I-। ठीक है, अब मुझे पता है Ag के साथ एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है Agi का, और Agi इससे मुझे बनने वाला है। ठीक है, Agi मेरा जो मेन एम है, वो कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा। देखो इसको Ag को देखो, ये छोटा रहेगा और I बड़ा होगा, एनायन। तो इसके छोटे साइज की वजह से या एनायन के बड़े साइज की वजह से ये कुछ पोलराइजेशन करेगा, या डिफॉर्म्ड शेप जिसको हम कहते हैं, डिफॉर्म शेप शो करेगा, और ये कुछ इस तरह सा बनेगा। ठीक है, देखो शुरू में क्या किया मैंने, एक कैटायन लिया जो बहुत छोटे साइज का है, स्मॉल इन साइज का है, एक एनायन लिया जिसकी साइज बड़ी है, लार्ज इन साइज है, और उन दोनों को नजदीक जैसे ही लाया तो यहाँ पे डिफॉर्म हुआ, शेप डिफॉर्म हुआ, शेप हुआ, क्या बना, शेप हुआ। और डिफॉर्म्ड शेप की वजह से मुझे एक चीज दिखाई दी कि ये पोलराइजेशन शो कर रहा है, और इस पोलराइजेशन के वजह से ये कुछ विजिबल रेंज की लाइट्स एब्जॉर्ब करता है, विजिबल रेंज की लाइट्स एब्जॉर्ब करता है, और उस एब्जॉर्ब लाइट के वजह से ये कलर शो करेगा। ठीक है, तो देखो पोलराइजेशन थ्योरी में कुछ भी नहीं है, एक कैटायन अगर मेरा छोटा है, एनायन बड़ा है, तो मेरा कैटायन एनायन को पोलराइज करता है, और ये जो पोलराइजेबिलिटी दिखती है, ये डिफॉर्म्ड शेप हमें दिख रहा है इस तरह से। जो राउंड था एनायन, अब वो राउंड है नहीं, तो डिफॉर्म्ड शेप की वजह से
एक विजिबल रीजन में ये लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें कलर शो करता है। ये इसको हम कहते हैं कि विजिबल लाइट में कलर शो करना। ठीक है, तो ये मेरी जो थर्ड थ्योरी थी पोलराइजेशन थ्योरी, ये बस इतनी है, ज्यादा एग्जांपल नहीं है उसमें। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एग्जांपल्स की, ठीक है, HgI2 या Ag2S एंड HgS, ये दोनों ब्लैक कलर शो करते हैं। तो ETC ये सारे के सारे मेरे पोलराइजेशन थ्योरी में आएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा नहीं आता। आपको DD ट्रांजिशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। ठीक है, वहां से आपको लिगेंड के बेसिस पर भी क्वेश्चन मिलता है और वहां से आपको D1, D2, D3 या एब्जॉर्ब लाइट या इमिटेड लाइट के बेसिस पर भी क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो यहां तक मेरा कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट था किसका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। अब मैं बात करूंगा डीमेरिट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो मेजर 4 डीमेरिट है, उन 4 डीमेरिट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करूंगा। आगे आने वाले लेक्चर में लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 13 आने वाला आगे का, जहां पर मैं डील करूंगा जो मेरे कॉम्प्लेक्स है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, उसको ही डिस्कस करके फिर इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में उसको खत्म कर दूंगा। तो जो आने वाला मेरा कंसेप्ट है ये है लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सबसे मेजर जो 4 लिमिटेशन है वही लेके चलूंगा मैं। जो पहला लिमिटेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, देखो उसने सिर्फ डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात की थी, तो उसने कंसीडर किए थे सिर्फ डी ऑर्बिटल्स, एस एंड पी ऑर्बिटल्स को उसने कंसीडर नहीं किया था। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मेरा डीमेरिट है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डज नॉट कंसीडर S and P orbitals. It only consider D orbitals. कौन सा रे? D ऑर्बिटल को ही इसने कंसीडर किया था, उसने S and P ऑर्बिटल को कंसीडर नहीं किया था। जो मेरा सेकंड डीमेरिट है ये सबसे मेजर है। देखो उनका मानना था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो भी बॉन्ड बनता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, पर ये कंप्लीटली ट्रू नहीं था। तो द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम, या यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूं कि बॉन्ड इन मेटल एंड लिगेंड, ठीक है, मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होता है अकॉर्डिंग टू CFT, बट इट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं था। ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बनता, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट ही बनता है, जैसे बीबीटी ने हमें बताया था। ठीक है, देखो जो मेरा थर्ड पॉइंट है इसके बाद वाला, इसने मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बताया था कि प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और उसने कोवेलेंट नेचर मेटल एंड लिगेंड के बीच में एक कोवेलेंट नेचर होता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसका मानना था कि कोवेलेंट नेचर होता ही नहीं है, तो डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कोवेलेंट नेचर ऑफ मेटल एंड लिगेंड। और जो मेरा फोर्थ डीमेरिट था, जो लास्ट डीमेरिट था, CFT सिर्फ मेटल के ऑर्बिटल्स को ही डिस्कस कर रहा था, पर जो मेटल लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहे थे उन लिगेंड के ऑर्बिटल्स को उसने कभी डिस्कस नहीं किया। तो CFT ओनली डिस्कस the orbitals of metals but not the ligand। मतलब CFT ने सिर्फ मेटल्स के ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था, लिगैंड के ऑर्बिटल्स को उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। ये मेरे 4 मेजर डीमेरिट्स थे CFT के। आगे चल के MOT ने और बाकी जो CFT की थ्योरी आती है उन्होंने इनको रिड्यूस किया, पर आपके 12th के सिलेबस के लिए इतना काफी है। आने वाले लेक्चर में एक छोटा सा पॉइंट लेके चलूंगा जो बुक में दिया है,
कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, मेटल कार्बोनिल्स के बारे में, ठीक है। तो लिमिटेशन इन सीएफटी में पहला लिमिटेशन था कि उसने एस एंड पी को डिस्कस नहीं किया, कंसिडर किया ही नहीं, सिर्फ डी को बता रहा था। दूसरा डिमेरिट था, उसका मानना था कि जो बॉन्ड बनता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर बनता है, पर ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारे कोवेलेंट कैरेक्टर और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं, और मेटल लिगेंड कोवेलेंट बॉन्ड भी उसने डिस्कस नहीं किया। और सीएफटी के अकॉर्डिंग सिर्फ उसने मेटल्स को डिस्कस किया था, मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स को डिस्कस किया था, लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स को डिस्कस नहीं किया था। तो ये हो गए मेरे लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके साथ मेरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी खत्म होती है। थैंक्स। आगे का लेक्चर जल्दी डालेंगे।